अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत राम मंदिर के साथ करेंगे। श्री राम की नगरी अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है और इसी निर्माण कार्य से जुड़ी कई तस्वीरें मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी की गई हैं, जिनके जरिए मंदिर निर्माण के काम की प्रगति को देखा जा सकता है। ये वीडियो और तस्वीरें राम मंदिर की सबसे लेटेस्ट हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 तय होने के बाद से ही ग्राउंड फ्लोर के बाकी बचे काम को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है और साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर का काम भी पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। मंदिर की दरो दीवार के साथ फर्श पर शानदार नक्काशी, खंभों पर खूबसूरत मूर्तियां और मंदिर का सिंहद्वार। ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर की। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर फिनिशिंग का काम दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से किया जा रहा है। इस काम में सैकड़ों मजदूर और इंजीनियर्स की टीम पूरी ताकत से इस राम काज को कराने में जुटी है। चाहे फर्श पर लगने वाले मरकाना मार्बल पर फूल पत्तियों की नक्काशी हो या फिर सधे हुए हाथों से ग्राउंड फ्लोर के खंभों पर प्रतिमाओं को आकार देना हो, ये कारीगर अपने हुनर से मंदिर के कोने कोने को खूबसूरत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। छेनी की नोक की पत्थरों पर दस्तक, ऊपर से हथौड़ी की ठक ठक। एक कलाकृति को पत्थरों पर उकेरने के लिए घंटों के नहीं महीनों की मेहनत की जरूरत होती है और राजस्थान के पत्थरों पर यह सारी मेहनत उस रामलला के मंदिर के लिए की जा रही है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। राम मंदिर की इन सबसे ताजा तस्वीरों में एक है सिंहद्वार की तस्वीर, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस द्वार के सामने मौजूद इन 32 सीढ़ियों से चढ़कर ही राम भक्त सिंहद्वार के चबूतरे पर पहुंचेंगे। इस द्वार के खंभों और शिखर पर की गई नक्काशी राम भक्तों को बहुत आनंदित करने वाली है। कुछ ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें ग्राउंड फ्लोर के अंदरूनी भाग की हैं। फर्श से लेकर छत तक, खंभों से लेकर खिड़की तक पर किया गया काम महज एक झांकी है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद जब श्रद्धालुओं को अपने आराध्य यानी भगवान रामलला के दर्शन का अवसर मिलेगा, उस समय उन्हें सिंह द्वार से गुजरकर नृत्य मंडप, कथा मंडप और गुड़ी मंडप को पार करना होगा। इसके बाद 30 फुट की दूरी से यानी गर्भगृह से 30 फुट की दूरी पर खड़े होकर उनको अपने आराध्य भगवान रामलला का दर्शन मिलेगा। लेकिन राम मंदिर के इर्द गिर्द तमाम ऐसे स्थान होंगे जहां कहीं पर कथा हो रही होगी तो कहीं पर रामलला के धुन गुनगुनाई जा रही होगी, यानी भक्ति का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो श्रद्धालु कभी नहीं भुला पाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। इसी के मद्देनजर ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है और दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जबकि फर्स्ट फ्लोर का काम चलता रहेगा। इन लेटेस्ट तस्वीरों में भी मंदिर के फर्स्ट फ्लोर और परिक्रमा पथ पर काम नजर आ रहा है। वहीं राम जन्मभूमि मार्ग पर प्रवेश द्वार बनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसे 13 करोड़ की लागत से राम मंदिर की थीम पर गुलाबी पत्थरों से बनाया जाना है, जिसका काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो गया है। प्रथम तल का निर्माण कार्य हो रहा है। जब आप रामलला के दर्शन करने के लिए इस भव्य मंदिर में आएंगे तो मंदिर की खूबसूरती के साथ एक और चीज आपको आकर्षित करने वाली है और वह है मंदिर का परिक्रमा पथ। वह पथ जिसके ऊपर और नीचे दोनों रास्तों से आप अपने आराध्य की परिक्रमा कर सकेंगे। अयोध्या की पावन भूमि पर रामलला के दिव्य मंदिर का सपना करोड़ों राम भक्त दशकों से देख रहे हैं। अब उनका ये सपना धीरे धीरे आकार ले रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की वो शुभ घड़ी भी आने वाली है, जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और राम मंदिर निर्माण पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको मिलवाते हैं वाराणसी के आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटे सुनील दीक्षित से, जो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न करवाएंगे। इससे पहले भी पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके पुत्र सुनील दीक्षित राम जन्मभूमि के भूमि पूजन, काशी विश्वनाथ धाम के शिलान्यास और विश्वनाथ धाम में मूर्तियों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम करा चुके हैं। मेरे सहयोगी रोशन जायसवाल ने उनसे बातचीत की है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यह जिम्मेदारी काशी के पंडित आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके सुपुत्र सुनील दीक्षित के हाथों होगी। और हमारे साथ सीधे बात करने के लिए पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी मौजूद हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि कितने दिनों पहले यह प्रक्रिया शुरू होगी और उस दिन 22 जनवरी की तारीख में क्या क्या चीज़ें आपके हाथों होंगी, आपके आचार्यत्व में होंगी? 17 तारीख से प्रतिष्ठा का कार्य आरंभ होगा और पहले दिन जल यात्रा, शोभा यात्रा जिसको बोलते हैं, उत्सव मूर्ति को लेके पूरा जितना नगर भ्रमण करना होगा वो सब किया जाएगा और उसके पश्चात फिर गणेश पूजन से कार्यारंभ होगा। ये चूंकि 5 दिनों पहले शुरू हो जाएगी प्रक्रिया और बताया जा रहा है 2 मूर्तियां वहां पे प्राण प्रतिष्ठित की जाएंगी, तो आप बताइए क्या क्या किस तरह की मूर्तियां होंगी? मूल प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम रखा गया है वह मुख्य तौर पर 5 दिनों का है, परंतु अंगभूत और कार्यक्रम भी उसमें सम्मिलित हैं। उनको देख करके 16 तारीख को सबसे पहले जो यजमान इस कार्य को संपन्न कराएंगे, हमारे देश के प्रतिनिधि के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में जो यजमान इस कार्य को संपन्न कराएंगे, उनका प्रायश्चित्त संस्कार कराया जाएगा। 16 तारीख को प्रायश्चित्त विधि संपन्न होगी। प्रायश्चित्त विधि में दशविध स्नान, शरयू महानदी में यजमान का दशविध स्नान संपन्न होगा। स्नान के पश्चात विष्णु पूजन करेंगे और पंचगव्य का प्राशन करेंगे। पंचगव्य के प्राशन करने के बाद गोदान की विधि संपन्न होती है। गोदान की विधि संपन्न होगी। उसके पश्चात दूसरे दिन संभवतः 16 तारीख को प्रातःकाल रामलला की दिव्य मूर्ति का पहली बार नगर भ्रमण होगा। सारे अयोध्यावासी उस मूर्ति का दर्शन करेंगे और शरयू नदी के पास जा करके वहां से मंगल कलशों में जल भरा जाएगा, कलश पूजन किया जाएगा, वरुण पूजन किया जाएगा और फिर भ्रमण करते हुए वे सारे कलश, पूरे प्राण प्रतिष्ठा की विधि में लगने वाला जल, उस शरयू के जल से संपादन पूरा कार्य किया जाएगा और मूर्ति मंडप के पास आएगी और जो प्रधान हमारा मंदिर है उसमें प्रवेश करेगी। और 21 तारीख को सायंकाल सारी पूजा समाप्त होने के पश्चात मूर्ति को शय्याधिवास कराया जाएगा और शय्याधिवास के पश्चात 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में सारा पूजन हो करके लगभग मृगशिरा नक्षत्र में मध्याह्न में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी, जिसका संकल्प संभवतः प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद करेंगे। किस तरह की पूजा विधि विधान वहां पर होगा 22 तारीख को जैसा बताया जा रहा है? इसमें कितना वक्त लगेगा? कौन कौन से मंत्रोच्चार होंगे, श्लोकों का पाठ होगा? 22 तारीख को तो प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान का पूजन, षोडशोपचार पूजन होगा। षोडशोपचार पूजन होने के पश्चात भगवान का दर्शन खुलेगा। आगे बढ़ते हैं। बात एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की। चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स में इस बार भारतीय दल बुलंद इरादों के साथ उतरा और 107 मेडल्स जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि भारत ने एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में पहली बार 100 पदकों का आंकड़ा छुआ है। तिरंगे का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों और उनके कोच से आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मुलाकात की और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए बधाई दी। शानदार प्रदर्शन के लिए
शानदार सिद्धि के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान है पदकवीर खिलाड़ियों का। ये सम्मान है तिरंगे का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का। ये उन पदकवीरों की टोली है जो 19वें एशियन गेम्स में इतिहास रचकर देश लौटी। इन्हीं खिलाड़ियों का आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में स्वागत किया गया और इस स्वागत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई दी। मैं आप सभी का 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में आए तमाम पदकवीर खिलाड़ियों के चेहरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की खुशी साफ नजर आई। 19वें एशियन गेम्स में इन भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत से 107 मेडल देश की झोली में डाले हैं, जो कि एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत ने 100 का आंकड़ा छुआ है। आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो परिणाम दिया है, उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के खिलाड़ियों और उनके कोच की हौसला अफजाई करते नजर आए हैं, लेकिन इस बार ये मौका बेहद खास है क्योंकि एशियाड के कई इवेंट्स में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीता है और कुछ इवेंट्स में तो दशकों बाद मेडल भारत की झोली में आया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने बयान में भी किया। वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x4 100 मीटर में 61 साल के बाद, आफ्टर 61 ईयर्स, घुड़सवारी में 41 साल बाद, और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला। वहीं इस कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जिसमें ये बताया गया कि कैसे 2014 के बाद से देश में हर खेल की हालत बेहतर हुई है और आज खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। पदकवीरों की कामयाबी की कहानी बताती है कि देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए माहौल बदला है। एशियन गेम्स में पहली बार 100 से ज्यादा मेडल्स आए हैं और उपलब्धि ये है कि भारत के हिस्से में 28 गोल्ड आए हैं। इस तरह भारत एशिया के चैंपियन देशों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा और ये कामयाबी खेल जगत में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, जिसका एकमात्र मकसद दुनिया को वक्त रहते मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक बीमारियों को लेकर जागरूक करना है। मेंटल हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी मेंटल डिसऑर्डर से गुजरता है, फिर भी ज्यादातर लोग
दूसरी बीमारियों की तरह मानसिक समस्याओं के मामलों में विशेषज्ञों की सलाह लेने से हिचकिचाते हैं, अपनी मेंटल टेंशन के बारे में खुलकर बात करने से बचते हैं, चाहे चुपचाप ही मानसिक बीमारियों से ही क्यों ना जूझना पड़े। ऐसे ही लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की तरफ से 10 अक्टूबर 1992 से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने की शुरुआत की गई थी और तब से यानी कि 31 सालों से आज ही के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, ताकि मेंटल हेल्थ से जुड़े टाबू को नजरअंदाज करते हुए लोग अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करें और जरूरत महसूस होने पर डॉक्टर से कंसल्टेंसी भी लें। इसके अलावा मानसिक रूप से लोग स्वस्थ रहें, मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग संवेदनशील बने। इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है और इस थीम की मदद से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि मेंटल हेल्थ उनका बेसिक ह्यूमन राइट है और सभी को अपनी बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए सुरक्षा, केयर, एक्सेप्टेंस और स्वतंत्रता का हक है, ताकि वो बेस्ट मेंटल हेल्थ पा सके। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी तनाव, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन भी दिमाग से जुड़ी समस्याओं में से एक है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 7 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ी किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। इसलिए लिहाज से करीब 15% आबादी को अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर शिकायत है। अगर भारत की ही बात करें तो यहां मेंटल डिसऑर्डर के तौर पर डिप्रेशन यानी कि अवसाद भी बड़ी समस्या बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि 7 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन की शिकायत है, यानी भारत की कुल आबादी के 14% लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर वक्त चिंता, निराशा, उदासी, थकान महसूस होती है। लिंग के आधार पर देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन की शिकायत ज्यादा है। भारत में 3.2% पुरुषों की तुलना में 4.3% महिलाएं डिप्रेशन की शिकार है। डिप्रेशन की वजह से भारत में भी कई बार तो लोग खुदकुशी तक करने जैसा कदम उठा लेते हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति लाख की आबादी करीब 11 लोग आत्महत्या कर लेते हैं और भारत में डिप्रेशन की समस्या इसलिए बड़ी होती जा रही है क्योंकि इस समस्या को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। आमतौर पर लोग इसे एक सामान्य समस्या के तौर पर नहीं मानते हैं और सामाजिक टाबू की वजह से समय रहते इलाज भी करवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इसके बारे में बात करने से झिझक महसूस करते हैं। डिप्रेशन के लक्षणों को नजरअंदाज भारी पड़ सकता है। परिस्थितियों को महसूस करने के तरीके, सोचने और काम करने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स के जरिए जानते हैं कि डिप्रेशन के कुछ शुरुआती संकेत क्या हैं, ताकि अवसाद की स्थिति में उदासी की भावना को रोका जा सके। डिप्रेशन के केसेस को जल्दी पहचानना, यह भी देखा गया है कि डिप्रेशन के आइडेंटिफिकेशन में और जब तक वो मरीज हेल्प के लिए पहुंचे उसमें बड़ा गैप लग जाता है। अगर शुरू भी हो गई दिक्कत तो उस गैप को कम करना, जल्दी आइडेंटिफाई करना, और जो पता भी चलता है तो लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, कहां जाएं, कैसे इलाज लें, क्या लें, ट्रीटमेंट गैप भी है, उसको कम करना जिनको हो गया। तीसरा भाई जो गंभीर मरीज हैं, जिनको ज्यादा संभावना है, आपको पता है जो कैंसर से जूझ रहे हैं लोग, जिन्हें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, विभिन्न प्रकार के अब्यूजेस का सामना करना पड़ा है, बड़ी विषम परिस्थितियों का, उनमें दिक्कतें ज्यादा होती हैं, तो उन लोगों को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करके और जिनको ये चीजें हो चुकी हैं उनको दोबारा पुनर्वास करना, पुनः स्थापित करना। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।